हाँ बेटा, अब मेरी बात सुनना। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने सेक्शन 62 पूरा खत्म कर दिया था। अब आज से हमको बेटा सबसे पहले सेक्शन 63 चालू करना है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, तो निकाल लो इशू ऑफ बोनस शेयर्स। निकाला आपने? मिल गया? बुक में पेज नंबर कौन सा है मेरे को भी बता दो एक बार। 4.17। ठीक है। अच्छा बेटा मेरी बात सुनना, सबसे पहले बोनस शेयर्स क्या है? बोनस शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। एग्जिस्टिंग फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन नहीं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश नहीं, विदाउट कंसिडरेशन एट ऑल। विदाउट कंसिडरेशन एट ऑल। अगर आप मेरे से पूछोगे बोनस शेयर्स क्या हैं, तो मैं बोलूंगा बोनस शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है फ्री में, विदाउट एनी कंसिडरेशन। बोनस शेयर्स देने के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉय से कोई पैसा नहीं चार्ज करती है। अच्छा, अब एक चीज बहुत अच्छी है, समझना इसमें। एक चीज बहुत अच्छी है बेटा, इसमें समझना। बेटा जब कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है, जब कंपनी क्या इशू करती है बच्चों? बोनस शेयर्स इशू करती है। तो बच्चों कंपनी बोनस शेयर्स आउट ऑफ रिजर्व्स इशू करती है। तो बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स मतलब रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। भाई बोनस शेयर तो शेयर कैपिटल हो गई, तो रिजर्व्स में से पैसा निकाल रहे हैं और शेयर कैपिटल में डाल रहे हैं। पता है बोनस शेयर्स को इशू करने की जनरल एंट्री क्या होती है? मैं बताता हूं। जैसे रिजर्व्स में से हमें बोनस शेयर्स इशू करने हैं, तो रिजर्व्स को डेबिट करते हैं, तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स कम हो गए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर को क्रेडिट करते हैं, तो रिजर्व से पैसा निकाला यानी रिजर्व कम कर दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया यानी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा दी, रिजर्व कम कर दिए और कैपिटल बढ़ा दी, यानी एक तरीके से रिजर्व्स किस में कन्वर्ट हो गए? कैपिटल में। इसीलिए बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोनस शेयर्स के ऊपर लिखो, बोनस शेयर्स आर शेयर्स issued by the company. Bonus shares are shares issued by the company. Bonus shares are shares issued by the company. Bonus shares are shares issued by the company to existing equity shareholders. Bonus shares are shares issued by the company to existing equity shareholders, to existing equity shareholders for consideration other than cash. To existing equity shareholders for consideration other than cash. To existing equity shareholders, to existing equity shareholders without any consideration. 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 आप existing equity shareholders को देते हैं और without any consideration देते हैं। तो existing equity shareholders without any consideration. Next ब्रैकेट लगाना और लिखना, next ब्रैकेट लगाना और लिखना। Bonus issue is also called as, bonus issue is also called as capitalization of reserves. Bonus issue is also called as capitalization of reserves. Bonus issue is also called as capitalization of reserves. Bonus issue is also called as capitalization of reserves. Bonus issue को हम क्या बोलते हैं? Capitalization of reserves बोलते हैं। तो bonus issue is also called as capitalization of। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बोलो आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड। अच्छा बेटा अब आगे चलना, अच्छा बेटा अब आगे चलना। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया? यहां तक आपको सबको समझ में आ गया? कोई डाउट या क्वेरी है? अब बेटा ये कंडीशंस हैं। अब जो मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको कंडीशंस पढ़ाऊंगा बोनस शेयर्स को इशू करने की। तो देखो भैया लॉ बोलता है सबसे पहला अगर आपको बोनस शेयर्स इशू करने हैं
तो आर्टिकल्स में बोनस शेयर इशू करना अलाउड होना चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते। तो ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड टू इशू द बोनस शेयर्स। तो पहला रूल हो गया कि बोनस शेयर्स इशू करने के लिए क्या चाहिए, ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल्स चाहिए। पहला पॉइंट क्या हो गया, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए क्या चाहिए, ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल्स चाहिए। दूसरा, सर जब आप बोनस शेयर्स इशू करोगे, जब आप क्या इशू करोगे, बोनस शेयर्स इशू करोगे, तो आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं सिर्फ तब जब बोर्ड रिकमेंड करेगा कि आप बोनस शेयर इशू कीजिए। आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं सिर्फ तब जब बोर्ड रिकमेंड करेगा कि आप बोनस शेयर इशू कीजिए। मतलब बोनस शेयर इशू करने में होगा क्या, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सुझाव आना चाहिए कि यार चलो बोनस शेयर इशू करते हैं। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन नहीं आएगा आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। अच्छा, अभी एक सवाल उठता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंडेशन दे दी कि बोनस शेयर इशू करते हैं, क्या वो अपने रिकमेंडेशन को वापस ले सकते हैं? तो लॉ बोला अगर आपने रिकमेंडेशन दी है बोनस शेयर इशू करने की, अगर आपने क्या दी है, रिकमेंडेशन दी है बोनस शेयर को इशू करने की, तो बेटा अगर आपने रिकमेंडेशन दी है बोनस शेयर इशू करने की, क्या बोल रहा हूं, अगर आपने रिकमेंडेशन दी है बोनस शेयर को इशू करने की, तो आपने रिकमेंडेशन अगर पब्लिक को अनाउंस नहीं करी है, पब्लिक को अभी तक उस रिकमेंडेशन के बारे में नहीं बताया, तो आप अपनी रिकमेंडेशन वापस ले सकते हैं। लेकिन एक बार आपने बोनस इशू की रिकमेंडेशन को पब्लिकली क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया, उसके बाद आप बोनस शेयर की इशू करने के रिकमेंडेशन को वापस नहीं ले सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले अगर बोनस शेयर इशू करने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से रिकमेंडेशन आना चाहिए कि चलो यार बोनस शेयर इशू करते हैं। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिकमेंडेशन दी है एक बार वो पब्लिक को अनाउंस हो गई, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने रिकमेंडेशन को वापस नहीं ले सकते। तो देखो क्या लिखा है, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली इफ द बोर्ड रिकमेंड सच एन इशू। और देखो क्या लिखा है, कंपनी विच हैज वंस अनाउंस्ड, एक बार आपने क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया, कंपनी विच हैज वंस अनाउंस द डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड रिकमेंडिंग अ बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ द सेम। आप सब्सिक्वेंटली उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में? अरे आ गया क्या? वेरी गुड। आप बेटा जो दो लास्ट में बैठे हैं प्लीज आगे आके बैठिए। यहां तक क्लियर है? हाँ, और कौन बैठा है लास्ट में, और कोई दिख रहा है आपको? सर यहां बोला है, यहां आ जाइए। यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो ये रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड हो गया। अच्छा, अब बोर्ड ने रिकमेंडेशन दे दी, अब मैटर जनरल मीटिंग में जाएगा। बोर्ड ने तो सिर्फ क्या दिया, रिकमेंडेशन, यार चलो दे देते, चलो दे देते। क्या उस रिकमेंडेशन को विड्रॉ कर सकते हैं? क्या उस, एक जना तो इधर आ जाओ और एक उधर बैठ जाओ, क्या उस रिकमेंडेशन को हम विड्रॉ कर सकते हैं? क्या उस रिकमेंडेशन को हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं? मैंने बोला नहीं कर सकते। यहां जाओ, यहां। अब आपने बोर्ड को रिकमेंडेशन दे दिया, आपने किसको रिकमेंडेशन दे दिया, बोर्ड को रिकमेंडेशन दे दिया। अब बोर्ड के रिकमेंडेशन देने के बाद मैटर कहां जाएगा, जनरल मीटिंग में जाएगा, और जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आपको उसको करना पड़ेगा अप्रूव। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इज पॉसिबल ओनली इफ द ऑथराइजेशन टू इश्यू द बोनस शेयर्स इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, तो बोनस शेयर्स का इशू तभी ऑथराइज्ड होगा, बोनस शेयर्स का इशू तभी ऑथराइज्ड होगा जब जनरल मीटिंग के अंदर उसके रिगार्ड में क्या पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जब तक जनरल मीटिंग में उसके रिगार्ड में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तब तक के लिए बोनस इशू ऑथराइज नहीं हो सकता। बोलिए क्लियर है क्या? नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इशू। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी बोनस इशू लाएगी तो बोनस इशू करने का पैसा कहां से आएगा? कंपनी बोनस इशू लाएगी तो बोनस इशू करने का पैसा कहां से आएगा? तो बोले बोनस इशू का पैसा आप फ्री रिजर्व में से निकाल सकते हो, बोनस इशू का पैसा आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से निकाल सकते हो, और बोनस इशू का पैसा आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से निकाल सकते हो। बल्कि याद करो, सीआरआर जब हमने पहले पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सीआरआर का तो यूज ही एक है, सीआरआर कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, और आप किसी भी दूसरे पर्पस के लिए रिजर्व को यूज ही नहीं कर सकते। सीआरआर कैन बी यूटिलाइज ओनली टू इशू बोनस शेयर, सीआरआर किसी और पर्पस में यूज ही नहीं हो सकता। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व से आप बोनस इशू कर सकते हो। और यहां लिखा है बोनस इशू नहीं ला सकते हो, इसके ब्रैकेट में लिखना रीवैल्यूएशन रिजर्व। बोनस इशू आप नहीं ला सकते हो, बोनस इशू आप नहीं ला सकते हो रीवैल्यूएशन रिजर्व से।
बोनस इश्यू आप नहीं ला सकते हो रीवैल्यूएशन रिजर्व से। बोनस इश्यू कहां से नहीं ला सकते? रीवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं ला सकते। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? कंपनी अपने असेट्स को रीवैल्यू करती है। जैसे बुक्स में एक बिल्डिंग 10 लाख की आ रही है, उसकी मार्केट प्राइस 12 लाख की है, तो कंपनी क्या करेगी? एक जनरल एंट्री करेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, और बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख से बढ़ाएगी और वो 2 लाख रुपए क्रेडिट कर देगी रिवैल्यूएशन रिजर्व में। 2 लाख रुपए कहां क्रेडिट कर देगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। यहां तक क्लियर है क्या? फिफ्थ पॉइंट आता है नो डिफॉल्ट इन डेट्स। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? नो डिफॉल्ट इन डेट। वेरी इंपॉर्टेंट सर, कंपनी डिपॉजिट्स लेती है। मैंने बहुत बार आपको बोला है डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ लोन। तो यहां सिर्फ इतना लिखा है कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट लिए हुए हैं तो डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में या डिपॉजिट के इंटरेस्ट के पेमेंट में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं की हो, अगर कंपनी को बोनस शेयर इशू करने हैं तो बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली इफ द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम और इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स, ऑन द डिपॉजिट्स या डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज का मतलब लिखो डिबेंचर्स। पेपर में चाहो तो डेट सिक्योरिटीज नहीं लिख के डिबेंचर्स ही लिख लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पेपर में चाहो तो डेट सिक्योरिटीज लिख लेना, डिबेंचर्स मत लिखना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली इफ कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम और इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स और डेट सिक्योरिटीज। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर, कंपनी बोनस शेयर्स तभी इशू कर सकती है जब कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो। कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, उनके स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में। स्टैट्यूटरी ड्यूज लीगल मैंडेटरी पेमेंट्स होते हैं जो आपको एम्प्लॉय को करने होते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, जैसे कि ग्रेच्युटी, जैसे कि बोनस। तो फिफ्थ पॉइंट क्या था? डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं हो। सिक्स पॉइंट क्या है? स्टैट्यूटरी ड्यूज। किसके स्टैट्यूटरी ड्यूज? एम्प्लॉइज के, उसके पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं हो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोल रहा है जो भी कंडीशंस कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सीजी प्रिस्क्राइब करेगा, उनसे आपको कंप्लाई करना है। तो बोले कंडीशंस प्रिस्क्राइब बाय सीजी इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स मस्ट बी कंप्लाइड। बोलो आया कि नहीं आया? बोले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंडीशन प्रिस्क्राइब करेगी तो कंप्लाई करना है। शुरुआत से रिकैप कराता हूं, एक बार देखो। सबसे पहला, बोनस शेयर इशू करने के लिए आर्टिकल की ऑथराइजेशन चाहिए। दूसरा, बोर्ड का रिकमेंडेशन चाहिए, और बोर्ड ने एक बार रिकमेंडेशन दे दी तो विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको पब्लिकली अनाउंस करने के बाद। तीसरा, जनरल मीटिंग में आपको पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। चौथा, बोनस इशू का पैसा कहां से आएगा? फ्री रिजर्व से निकाल लो, सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लो, या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से निकाल लो। तुम बिना बुक के क्यों आए हो सर? खड़े हो ना? हाँ, कब कराओगे? कोर्स खत्म हो जाएगा तब कराओगे क्या? 4 क्लास से देख रहा हूं बिना किताब के आपको। तो फिर कल कहां क्यों नहीं आए थे आप? मुझे तो लगा आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। कहीं और ट्रायल लेने गए थे क्या? कितना ट्रायल लोगे सर? चौथा चैप्टर चल रहा है, लॉ का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइन करोगे क्या? हलवा मजाक लग रही है आप लोग को, सीए करने आए हैं। ऐसे नहीं होता सीए जैसे आप कर रहे हैं। हाँ जी, बिना किताब के कर क्या रहे हो आप? पहली क्लास का क्या याद है आपको? बताओ, पहली क्लास का क्या याद है? तो मजाक चल रही है यार, सीए चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? कहीं से क्या उठ के आ गए थे क्या? सीधे गलती से किसी ने, घर वालों ने जोर डाला था क्या सीए करवा के? हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। बोनस शेयर इशू करने का पैसा कहां से आएगा? बोले या तो फ्री रिजर्व से निकाल लो, या तो फ्री रिजर्व से निकाल लो, या सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लो, या सीआरआर से निकाल लो। डन है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या आई? बोले कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो पेमेंट में। किसके पेमेंट में? डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स। नेक्स्ट, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो किसके पेमेंट में? एम्प्लॉइज के, एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज। 7 पॉइंट तो बेकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडीशन बताएगी उससे कंप्लाई कर लेना, जो भी बताएगी बता देगी हमको क्या है। नेक्स्ट, सर बोनस शेयर सिर्फ किसको इश्यू हो सकते हैं? कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी के ब्रैकेट में लिखो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स।
सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को इशू कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेटा ये जो 9th और 10th पॉइंट है ना, 9th और 10th पॉइंट, इसमें सब बच्चों को ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है। 9th और 10th पॉइंट में सब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसके पीछे बड़ी माथाफोड़ी है, इसके पीछे बड़ी माथाफोड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा माथाफोड़ी है 9th और 10th पॉइंट के पीछे। सर 9 पॉइंट पे बोल रहा है कि जो बोनस में शेयर्स दिए वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। देखो समझना, ये मेरा वॉलेट है, सपोज करो, इसमें मान लो एक जने के पास 100 शेयर है, ये 100 रुपए मत मानो, 100 शेयर है, तो ये एक पॉइंट है कि जो ये 100 शेयर है ये फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अब इस पे मान लो मैं 5 बोनस शेयर दे रहा हूं, तो जो बोनस में शेयर मिल रहे हैं वो भी फुल्ली पेड अप होने चाहिए, मतलब जो ओरिजिनल शेयर्स हैं वो भी फुल्ली पेड अप होने चाहिए। और अगर ओरिजिनल शेयर्स पार्टली पेड अप है तो पहले उन्हें कॉल मनी मंगा के फुल्ली पेड अप करो, फिर उस पर बोनस दे पाओगे। पार्टली पेड अप शेयर पे बोनस नहीं दे पाओगे। तो जो ओरिजिनल शेयर है 100, पहले उन्हीं फुल्ली पेड अप करो, फिर उस पर बोनस शेयर इशू करो। अब जब ये बोनस शेयर भी इशू हो तो ये बोनस में भी जो शेयर दिए जा रहे हैं ये क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। समझ में आया नहीं आया क्या बोला मैंने आपको? बोलो आया। तो 9 पॉइंट तो बोल रहा है कि जो 5 शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, यानी जो बोनस शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। और ये वाला पॉइंट बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो भी फुल्ली पेड अप होने चाहिए। और वो एग्जिस्टिंग शेयर नहीं है तो फुल्ली पेड अप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉल मनी मंगा के उनको फुल्ली पेड अप कर लो। तो क्या लिखा है? इफ देयर आर एनी पार्टली पेड अप शेयर्स दे मस्ट बी मेड फुल्ली पेड अप बिफोर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। क्लियर है क्या? और सर ये वाला पॉइंट याद रखना, अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो मस्ट बी मेड फुल्ली पेड अप। और लास्ट पॉइंट बड़ा आसान है सर, मान लो कंपनी का एक शेयर होल्डर है, उसका 30,000 रुपीज का डिविडेंड बाकी है। मान लो कंपनी के शेयर होल्डर तनीषा ही है, तनीषा का 30,000 रुपीज का क्या बाकी है? डिविडेंड बाकी है। अब कंपनी तनीषा को ये बोलती है काम करो 30,000 के डिविडेंड की जगह 30,000 रुपीज के बोनस शेयर ले लो, तो लॉ ने बोला दैट इज नॉट अलाउड। बोनस शेयर्स डिविडेंड के बदले नहीं दिए जा सकते, डिविडेंड अलग है, बोनस शेयर्स अलग है। आप सामने वाले को ये नहीं बोल सकते कि तू डिविडेंड की जगह क्या ले ले? बोनस शेयर्स ले ले। समझ में आती है बात? लिखिए ब्रैकेट में इस वाले पॉइंट के, बोनस शेयर्स कोई भी कंपनी डिविडेंड के बदले नहीं दे सकती है। बोनस शेयर्स कोई भी कंपनी डिविडेंड के बदले नहीं दे सकती है। बोनस शेयर्स कोई भी कंपनी डिविडेंड के बदले नहीं दे सकती है। बोनस शेयर्स कोई भी कंपनी डिविडेंड के बदले नहीं दे सकती है। अब इस लाइन को पढ़ो, बोनस शेयर शैल नॉट बी इश्यूड इन ल्यू। इन ल्यू वर्ड बहुत जगह आएगा लॉ में। इन ल्यू का मतलब होता है के बदले। इन ल्यू का क्या मतलब होता है? के बदले। तो बोनस शेयर शैल नॉट बी इश्यूड डिविडेंड के बदले। बोनस शेयर शैल नॉट बी इश्यूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। क्लियर है? हाईलाइट द एंटायर पॉइंट। यहां पर आकर बेटा मेरी तरफ से खत्म होता है प्रोविजन रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अच्छा मेरी बात सुनना, एक बार और रिकैप करा दो, 2 मिनट लगेगी, लर्न हो जाएगा, इजी सा टॉपिक है। सबसे पहला ऑथराइजेशन ऑफ आर्टिकल चाहिए, फिर बोर्ड का रिकमेंडेशन चाहिए, और बोर्ड ने अगर एक बार अपना रिकमेंडेशन पब्लिकली अनाउंस कर दिया तो बोर्ड अपने रिकमेंडेशन को विड्रॉ, फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। बोनस शेयर इश्यू करने का पैसा कहां से आएगा? फ्री रिजर्व से निकाल लो, सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लो, सीआरआर से निकाल लो। डिफॉल्ट नहीं किया हो पेमेंट में डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स, डिफॉल्ट नहीं किया हो पेमेंट में एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज, प्रिस्क्राइब कंडीशन जो भी सीजी बताएगी उनसे आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 8th और इजी पॉइंट, सर एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देना है, बोनस शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर भी फुल्ली पेड अप होने चाहिए, एंड बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ। आया? सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है इस चैप्टर के, और ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आता, इससे आता है। अब एग्जामिनर का इजी पेपर बनाने का मन होगा तो इससे क्वेश्चन देगा, और नहीं इजी बनाने का मन होगा तो इससे क्वेश्चन कभी भी नहीं देगा। ठीक है, अब वो देखते हैं उसका क्या मन है। अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट से तो लॉ का पेपर थोड़ा एवरेज आ रहा है, ना तो बहुत आसान आ रहा है और ना बहुत हार्ड आ रहा है। ठीक है, बट किस्मत वाली बात है, हो सकता है आपके टाइम में बहुत इजी भी आ जाए, पता थोड़ी है।
हम क्यों बुरा सोचे? तू घर से सोच के थोड़ी निकलता आज मैं मरने वाला हूं, बुरा क्यों सोचे? हाँ यार, होगा जो होगा, बाकी तो एंड में कोई क्या कर लेगा, और हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा। ऐसे तो नहीं इसके लिए अलग से हार्ड पेपर बनाएंगे, बोले तनीषा से हमारी दुश्मनी, इसकी शक्ल खराब है, ऐसे नहीं होगा बेटा, तू चिंता मत कर, आ जाओ। मतलब खराब है बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, लॉ बोल रहा, ठीक है। गलत बैठ गई यार यहाँ, चलो। तो परचेज बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स, अब एक बहुत अच्छा इशू है, आई एम श्योर अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ही बेटा। एक तो होता है बायबैक ऑफ शेयर्स जो कि अलाउड है, और एक होता है परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स जो कि अलाउड नहीं है। परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स नॉट अलाउड, बायबैक ऑफ शेयर्स। सर हमें तो बचपन में ही सिखाते थे परचेज करना और बाय करना एक ही होता है, अब आप बोल रहे हो परचेज तो अलाउड नहीं है और बायबैक अलाउड है, ये क्या मजाक है सर? मजाक नहीं है, अच्छी बात, टेक्निकल बात बता रहा हूं, सीखो तो बहुत कुछ है। सड़क पे चलने वाले लोग तो परचेज और बायबैक को सेम मानते हैं, हम तो सीखे, हम कैसे एक मान लें? हम तो टेक्निकल बंदे हैं, हम कैसे एक मान लें? आम आदमी तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को एक ही बताता है ना अलग, ये भी अलग है, एक नहीं है। अब सुनना मेरी बात, जब कंपनी खुद के शेयर्स खरीदकर एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है तब बोलते हैं कि परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स हुआ है। आज कंपनी के पास 4 लाख रुपए फालतू पड़े थे, कंपनी ने 4 लाख रुपए में खुद ही के शेयर खरीद के उसको अपने इन्वेस्टमेंट में दिखा रखा है। राम लिमिटेड की बैलेंस शीट में असेट साइड पे राम लिमिटेड के शेयर्स आ रहे हैं 4 लाख रुपए के, कंपनी ने खुद ही के शेयर्स खरीद लिया एज एन इन्वेस्टमेंट, मजे से अपने शेयर पे अपने आप को डिविडेंड दे रही है, और जब प्राइस बढ़ गई तो उन शेयर्स को मार्केट में जाके बेच दिया। ये तो होता है परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स में कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेज करती है, बट नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट बट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। So where company purchases its own shares for the purpose of investment, then section 67 will apply and it is called as purchase by company of its own shares. But where company purchases its shares for the purpose of immediate cancellation, it is called as buyback of shares, which is allowed and it is covered under section 68. समझ में आया? तो बायबैक पे 68 लगेगा, परचेज पे 67 लगेगा। बायबैक अलाउड है, परचेज प्रोहिबिटेड है। हाँ, नहीं अलाउड है, प्रोहिबिटेड है। क्लियर है क्या? बोलो आया नहीं आया? लिख के बताओ, मजा आ जाए। इस पेज के टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन को यूज कर लेना, जगह कम पड़े तो अगले पेज के भी टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन को यूज कर लेना, ठीक है? 3 कलर के मार्कर बस। वो कहां गई? वो देखो निशा, नहीं अच्छा 2 पढ़े हैं क्या? फिर ठीक है। हाँ, ज्यादा लिखाना हो तो कॉपी में लिख ले, नहीं यही लिखो, चलो देखा जाएगा। देखो, वेयर कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स, वेयर कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेयर कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स for the purpose of investment, where company purchases its own shares for the purpose of investment, where company purchases its own shares for the purpose of investment, then section 67 shall apply, then section 67 shall apply, then section 67 shall apply, and purchase by company of its own shares, and purchase by company of its own shares will be prohibited, and purchase by company of its own shares will be prohibited, and purchase by company of its own shares will be prohibited. आगे चले, चलो अब बायबैक लिखेंगे। Where company purchases its own shares, where company purchases its own shares for the purpose of immediate cancellation, where company purchases its own shares for the purpose of immediate cancellation,
where company purchases its own shares for the purpose of immediate cancellation, comma, it is called क्या? It is called buyback of shares. It is called buyback of shares. कोई दिक्कत है? फुल स्टॉप लगा के लिखना. Buyback of shares is prohibited. Sorry, buyback of shares is allowed under section 68. Buyback of shares is allowed under section 68. बस खत्म हो गया. Buyback of shares is allowed under section 68. अब बोलो शैलेश क्या बोल रहे थे? अरे पागल हो गया. चलो आ जाओ. ये बातें ना प्रैक्टिकल बताता हूं आपको. ये पूछने बैठा है क्या? आ जाओ. सेक्शन में कम लिखा है जो ये भी पूछेगा आपसे. इधर देखना. अभी देखा नहीं है आपने बायबैक का सेक्शन. देखा नहीं तो देखो. अभी सच्चाई का एहसास होगा. चलो सुनना मेरी बात. इधर से इधर देखना. आप इधर आ जाओ. सबसे पहले बायबैक में और परचेज में फर्क समझ गए क्या? बोलो क्लियर है? आज के बाद कभी भी परचेज और बायबैक को सेम नहीं मानेंगे. आप अकाउंट्स में क्या करते हैं मुझे लेना देना नहीं है. मैं हमेशा वही पढ़ाऊंगा जो लीगली एंड टेक्निकली करेक्ट है. ठीक है. चलिए अब टॉपिक आता है परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर, सेक्शन 67. तो ये तो अलाउड है ही नहीं. आप खुद के शेयर्स कैसे खरीद लेंगे? कोई मजाक थोड़ी चल रहा है. तो नो कंपनी, बोले कोई भी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, शैल बाय इट्स ओन शेयर. बोले कोई सी भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, वो खुद के शेयर्स बाय नहीं करेगी. हाँ बोले अगर रिडीम करने तो कर दो. अब जैसे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने तो बाय करके, खुद ही के प्रेफरेंस शेयर बाय करके तो रिडीम करते हैं. तो बोले रिडेम्पशन में हमें थोड़ी फर्क है. आज प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करेंगे तो क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उनके शेयर लेंगे और उनको उनका पैसा वापस करेंगे. तो लॉ बोला वो तो करोगे ही ना, उसमें कहां दिक्कत है. तो उन्होंने बोला द राइट ऑफ कंपनी टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर शैल नॉट बी अफेक्टेड. बोले कंपनी का जो राइट है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का, बोले वो अफेक्ट नहीं होगा. बोले जो कंपनी का राइट है किसको रिडीम करने का? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का, वो अफेक्ट नहीं होगा. राइट ऑफ कंपनी टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स शैल नॉट बी अफेक्टेड. बोले कंपनी का जो राइट है प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करने का, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का, वो राइट कंपनी का कभी भी अफेक्ट नहीं होगा. बोलिए आया कि नहीं आया? आ गया. चलो तो सबसे पहले तो याद रखना है नो कंपनी शैल बाय इट्स ओन शेयर्स. बस. अच्छा अब ये मेन पॉइंट है. चलो कंपनी अपने शेयर्स खुद तो नहीं खरीद सकती. क्या कंपनी किसी को लोन दे सकती है अपने खुद के शेयर खरीदने के लिए? आज मान लो मेरी एक कंपनी अभिषेक लिमिटेड, अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए तनीषा को 100 रुपए का लोन दे रहा हूं. मैं अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए तनीषा को 100 रुपए का लोन दे रहा हूं. इज इट अलाउड? क्या मैं तनीषा को 100 रुपए का लोन दे सकता हूं अपने शेयर्स खरीदने के लिए? लॉ बोला डिपेंड्स कि कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी. बोले प्राइवेट कंपनी में अलाउड है. प्राइवेट कंपनी में अलाउड है. प्राइवेट कंपनी के केस में आप अपने ही मेंबर किसी भी पर्सन को लोन दे सकते हैं अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदने के लिए. इसका बड़ा मन था कि मेरी कंपनी के शेयर खरीदे, पैसे थे नहीं. तो मैंने कहा अच्छा ले लोन ले ले, तू मेरे से लोन लेके मेरी कंपनी के शेयर खरीद ले, बाद में चुका देना लोन वोन तेरा. फिर बोली ठीक है भैया, ये एग्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं है. तो बोले प्राइवेट कंपनी में तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन बोले पब्लिक कंपनी में ये चीज अलाउड नहीं है. पब्लिक कंपनी में कोई भी पब्लिक कंपनी किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए, खुद के शेयर्स खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती. और फाइनेंशियल असिस्टेंस एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया. फाइनेंशियल असिस्टेंस में लोन भी आ गया, इसमें गारंटी भी आ गई. अब मैं एक चीज बताता हूं. मैंने लोन इसको नहीं दिया, नंदिनी इसको लोन दे रही है. दो बेटा लोन दे दो, गरीब आप दो इसको लोन दो. मेरे को तो लग रहा था इसके पास भी नहीं होंगे. चलो पता नहीं कितने, 1 रुपए निकालेगा 2 रुपए निकालेगा. ये इसको लोन दे रहा है, दे दो इसको लोन. अब यश को इस पे भरोसा नहीं है कि पैसा चुकाएगा नहीं चुकाएगा. तो मैं यश को गारंटी दे रहा हूं, तो चिंता मत कर, तनीषा बहुत अच्छी बच्ची है, तेरा पैसा चुका देगी. नहीं चुकाएगी तो मैं चुकाऊंगा. अच्छा यश ने तनीषा को लोन दिया है मेरी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए.
और मैं यश को गारंटी दे रहा हूं कि इसने तेरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली मैं तनीषा को क्या दे रहा हूं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा हूं, विच इज नॉट अलाउड, विच इज नॉट अलाउड। समझ रहे हो? 100 के 200 समझ रहे हो? चलो तो देखो अब कॉन्सेप्ट ये है, देखो सिंपल सा एक कंसेप्ट है। लॉ बोला कि कोई भी कंपनी लॉ क्या बोला, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए किसी भी पर्सन को किसी भी प्रकार की लोन या गारंटी यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे नहीं सकती। बट दिस प्रोहिबिशन इज ओनली फॉर पब्लिक कंपनी, नॉट फॉर प्राइवेट कंपनी। अभी ये वाला जो प्रोहिबिशन था कि खुद के शेयर नहीं खरीदने, ये तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए, लेकिन खुद के शेयर खरीदने के लिए मदद नहीं करनी, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देनी, ये प्रोहिबिशन सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए। नो पब्लिक कंपनी शैल गिव क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब ये मेन है, लॉ बोला कोई भी कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगी खुद के शेयर्स खरीदने के लिए भी और खुद की होल्डिंग कंपनी के खरीदने के लिए भी, खुद की होल्डिंग कंपनी के भी खरीदने के लिए भी। मतलब आप लोन नहीं दोगे अपने शेयर खरीदने के लिए भी और अपनी होल्डिंग के खरीदने के लिए भी, तो ओन शेयर्स के लिए भी नहीं देना और होल्डिंग कंपनी के शेयर्स के लिए भी नहीं देना। क्लियर है क्या बेटा? और ये जो रिस्ट्रिक्शन है हर काइंड की फाइनेंशियल असिस्टेंस पे अप्लाई होता है, चाहे लोन दो, चाहे गारंटी दो, कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी दो, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी यानी कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी दो या अदरवाइज डायरेक्टली दो या इनडायरेक्टली दो। पॉइंट इतना सा है, पब्लिक कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए या अपनी होल्डिंग कंपनी के भी शेयर्स खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे नहीं सकती, लेकिन प्राइवेट कंपनी में अलाउड है। यहां पे लिखेंगे प्राइवेट कंपनी कैन गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्राइवेट कंपनी कैन गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू परचेज private company can give financial assistance to purchase its own shares. Private company can give financial assistance to purchase its own shares or of its holding company. बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रोहिबिशन बेटा सिर्फ किस पे है बेटा? प्राइवेट कंपनी पे। ये प्रोहिबिशन नहीं है, दिस प्रोहिबिशन इज ओनली फॉर पब्लिक कंपनी। पहला वाला जो पॉइंट है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे है, लेकिन जो सेकंड वाला पॉइंट है वो सिर्फ पब्लिक पे है, प्राइवेट पे कोई प्रोहिबिशन नहीं। और अभी मैं आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में भी बताऊंगा कि वो प्राइवेट पे नहीं है, कुछ कंडीशंस पूरी होने पे, वो बाद में देखेंगे। पहले यहां तक क्लियर है? अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस है। इन एक्सेप्शन केसेस में बेटा पब्लिक कंपनी लोन दे सकती है खुद के शेयर्स खरीदने के लिए, पब्लिक कंपनी लोन दे सकती है खुद के शेयर्स खरीदने के लिए या मे भी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। पहला एक्सेप्शन है, आप एक बैंकिंग कंपनी हो, आपका बिजनेस ही लोन देना है, मेरा बिजनेस ही लोन देना है। अब बेटा मान लो मेरा बिजनेस ही लोन देना है, ठीक है, अब मेरा तो बिजनेस ही लोन देना है, अब मेरे पास कोई लोन मांगने आएगा तो मैं तो लोन बांटूंगा ही ना। अब मान लो मेरे पास लोन लेने हर्ष आया, तो बैंक्स के पास जब आप लोन लेने जाओगे तो बैंक पूछता है भाई लोन क्यों चाहिए, तो बताओ हर्ष लोन क्यों चाहिए, तो ये बैंक को बोल रहा है मेरे को तो आप ही की शेयर खरीदने हैं, उसके लिए लोन चाहिए। तो सेक्शन 67 बोला कोई दिक्कत नहीं, एक बैंकिंग कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए लोन दे सकती। लो बेटा, तो बैंकिंग कंपनी खुद के शेयर्स खरीदने के लिए लोन दे सकती है, तुझे नहीं दिया जाएगा। इधर देखिए, क्रेडिबिलिटी भी देखी जाती है आदमी। इधर देखिए, लैंडिंग ऑफ मनी बाया बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई इसका तो बिजनेस ही लोन बांटना है ना, लोन ने बोला अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्शन जहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस इज परमिटेड। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कहां परमिटेड है? लैंडिंग ऑफ मनी अगर कौन कर रहा है?
बैंकिंग कंपनी कर रही है तो लॉ बोला फाइनेंशियल असिस्टेंस परमिटेड है। अच्छा, अब नेक्स्ट आया ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है बेटा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। लॉ बोला जनरल मीटिंग कराओ, शेयर होल्डर की परमिशन ले लो बाईपासिंग है सर। किसकी? शेयर होल्डर ने कह दिया जाओ बांट दो लोन, शेयर होल्डर ने बोल दिया जाओ बस बांट दो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, लोन जो बांटो वो कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने के लिए बांटना। किसके लिए बांटना? मतलब लॉ क्या बोला? बांट दो यार, बोले बांट दो लोन, बस किसकी परमिशन ले लेना? शेयर होल्डर्स की, बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। और ध्यान रखना, जो लोन दो वो फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने के लिए देना, पार्टली पेड अप के लिए नहीं देना। देख तनीषा, मैं तेरे को लोन दे रहा हूं, शेयर होल्डर से पूछ लिया दे दूं इसको लोन, बताओ तुम शेयर होल्डर हो, बताओ दे दूं, करो एसआर पास। शेयर होल्डर ने एसआर पास कर दिया, बोले साहब दे दो, तो मैं दे रहा हूं। लेकिन बेटा देखो एक कंडीशन है, इससे ना तुम फुल्ली पेड अप शेयर खरीदोगी, पार्टली पेड अप शेयर नहीं खरीदोगी। मंजूर है? लो, बदमाशी लग रही है मेरे को आपकी आंखों में? नहीं दे पाऊंगा। ऐसे मुस्कुरा रही एकदम कनिंग सा स्माइल देके, नहीं भरोसा नहीं हमको आप पे। तो भैया लॉ बोला सिंपल है, ये दो ग्रीन पॉइंट है ना जो हाईलाइट हुए, सिर्फ इतना से याद रखो, जनरल मीटिंग कराओ, एक स्कीम बनाओ कि हम लोन बांटेंगे, लोन बांटने की स्कीम, लोन बांटो स्कीम बनाओ, एलबीएस लोन बांटो स्कीम बनाओ, एसआर पास करो, लोन बांटो अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, लेकिन फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए, पार्टी पेड अप के लिए लोन नहीं मिलेगा। ये बच्ची अच्छी है, इसमें मेरे को भरोसा है। आप खरीदोगे फुल्ली पेड अप शेयर? भगवान कसम लो, आप ले लो, ये अच्छी बच्ची है ना, इसको दे सकते हैं, इसको अलाउड है। तो देखो ला बोला, आप मत ऐसे सोचो बेटा सच था। देखो इधर देखो, द प्रोविजन ऑफ मनी, नहीं हाईलाइट मत करना, सॉरी, अरे प्रोविजन ऑफ मनी यानी पैसा देना यार, बाय कंपनी इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम, लोन बांटो स्कीम बनानी कुल मिला के, अप्रूव्ड बाय कंपनी थ्रू अ एसआर एंड इन अकॉर्डेंस विद सच रिक्वायरमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब। और लोन क्यों देना है? फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। क्लियर है? आगे का हिस्सा पढ़ना है, इसका समझ में आ रहा है क्या? मेन पॉइंट तो अब है इसमें, ये कंटिन्यूएशन में है, ये कंटिन्यूएशन में है। कितने लोग समझे? कितने लोग समझे? अब नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं है मेरा इतना सारी लॉ पढ़ाने का आज तक का। बताओ फटाफट। वेरी गुड। अब ऐसे नहीं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। सर अब होता क्या है, ट्रस्टी वो होता है, पहले भी बताया, भूल जाते हो, जो किसी और के वेलफेयर के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो बेसिकली मैंने नंदिनी को लोन दिया कंपनी के शेयर खरीदने, इसने खरीद भी लिए, और उन शेयर का बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। देख प्रॉमिस कर, मैं तेरे को लोन दे रहा हूं, तू शेयर खरीद ले, शेयर देख तू एज अ ट्रस्टी होल्ड करेगी, और इन शेयर से जो भी अर्निंग आएगी ना, तो मेरे एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए यूज करेगी। देख ये तो नहीं, ये और ये तीन बच्चे मेरे एम्प्लॉइज हैं, तो ये इनके बाल बच्चों के बेनिफिट के लिए तेरे को पैसे यूज करना। वादा कर, बोल वादा करती है? वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो देखो लॉ क्या बोला, लॉ बोला बेटा जनरल मीटिंग कराओ, लोन बांटो स्कीम बनाओ, उसको एसआर से अप्रूव कराओ, एसआर से अप्रूव करके लोन दे दो फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने के लिए। लोन किसको देना है? ट्रस्टीज को, जो शेयर्स होल्ड करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर द मैंने लोन दिया तो ये ट्रस्टी है, ये जो शेयर ले रही है वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं ले रही, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए ले रही है। तो इसका मतलब ये कि इन शेयर्स पे जो भी कमाइयां आएंगी ये अपने बेनिफिट में यूज नहीं करेगी, एम्प्लॉय के बेनिफिट में यूज करेगी। बोलिए आया? अब ये कंडीशन क्या स्प्लिट हो जाती है, दिक्कत आती है पढ़ाने में। दो तो कंटिन्यूएशन में पढ़ना, मैं बी पॉइंट शुरुआत से पढ़ूंगा। द प्रोविजन ऑफ मनी बाय अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द कंपनी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद सच रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द परचेज ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी बीइंग अ परचेज ऑफ शेयर्स बाय द ट्रस्टीज। ट्रस्टीज को हाईलाइट करो। खरीदने वाला कौन है? ट्रस्टी है। मेरे एग्जांपल में ट्रस्टी कौन थी? नंदिनी थी। तो ट्रस्टी खरीदेंगे क्यों? फॉर द हाईलाइट करेंगे बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज। बोलिए आया कि नहीं आया? आज यहां तक क्लियर है? चलो लो बेटा, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज हाईलाइट कर लेना और ट्रस्टी को हाईलाइट कर लेना, ठीक है? अब आगे सुनना,
आखिरी एक्सेप्शन क्या है? लॉ बोला आप लोन दे दो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्टली, एम्प्लॉयज को ही दे दो। मान लो हर्ष है और श्रेया है और किंजल है, ये मान लो 3 मेरे एम्प्लॉयज हैं। हर्ष है, श्रेया है और किंजल है, ये तीनों मेरे क्या है? एम्प्लॉयज हैं। अब मैं अपने एम्प्लॉयज को लोन दे रहा हूं, लॉ बोला दे दो अपने ही एम्प्लॉयज को लोन दे दो अपने शेयर खरीदने के लिए। बस ध्यान ये रखना कि जो लोन दो एक तो फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने के लिए देना। किसके लिए देना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोन एम्प्लॉय की 6 महीने की सैलरी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर एम्प्लॉय की 1 महीने की सैलरी, मान लो अज्यूम करो 1000 रुपए, तो 6 महीने की सैलरी कितनी हुई? 6000, तो मैक्सिमम लोन 6000। मान लो एम्प्लॉय की 1 महीने की सैलरी 1 लाख है, तो 6 महीने की सैलरी 6 लाख, तो मैक्सिमम लोन 6 लाख। 1 महीने की सैलरी 10 लाख है, तो 6 महीने की सैलरी 60 लाख, तो मैक्सिमम लोन 60 लाख। मतलब सिंपल सा रूल है, कंपनी क्या देगी? अपने एम्प्लॉयज को लोन देगी फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। तो जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लोन देगी फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, वो एम्प्लॉय की सैलरी के 6 महीने से ज्यादा का अमाउंट नहीं हो सकता, और जो लोन देगी वो फुल्ली पेड अप शेयर्स खरीदने के लिए देगी, बाकी नहीं दे सकती। समझ में आया? तो देखो सबसे मेन एक्सेप्शन यही वाला है, पेपर में क्वेश्चन इसी से आते हैं। पीछे 3 केस स्टडीज आई हुई है, तीनों इसी से आई हुई है। द गिविंग ऑफ लोन्स बाय अ कंपनी टू पर्सन्स इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन लोन किसको नहीं दे सकते? डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते और केएमपी को नहीं दे सकते, अदर देन इट्स डायरेक्टर्स एंड केएमपी। कितना अमाउंट देना है? फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग कितना? देयर सैलरी और वेजेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो लोन कितना देना है? नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स की वेजेस जितना। लास्ट क्लियर है? और लोन क्यों देना है? विद अ व्यू टू एनेबलिंग देम, टू परचेज क्या? फुल्ली पेड अप शेयर्स, विद अ व्यू टू एनेबलिंग देम टू परचेज फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। बताइए बच्चों, आया कि नहीं आया? अरे बोलिए, बोलिए आ गया? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? बोलिए हाँ या ना? ना का तो इसमें स्कोप क्या है, इजी सा तो पॉइंट है। बोलिए आया? वेरी गुड। अब सर एग्जेम्पशन टू प्राइवेट कंपनी आ गया। ऊपर क्या पढ़ा था? इस सेक्शन के 2 पार्ट हैं। खुद के शेयर्स परचेज नहीं करने, पहला पार्ट है। खुद के शेयर्स परचेज करने के लिए लोन नहीं देना, दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट तो वैसे भी सिर्फ पब्लिक कंपनी पे है, पहला वाला पार्ट पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे है। मतलब पब्लिक कंपनी भी खुद के शेयर परचेज नहीं करेगी और प्राइवेट कंपनी भी खुद के शेयर परचेज नहीं करेगी। लेकिन अब प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन दे दिया अगर ये 4 कंडीशन पूरी हो जाए तो। अब अगर प्राइवेट कंपनी ये चारों कंडीशन पूरी कर देती है, प्राइवेट कंपनी ये चारों कंडीशन पूरी कर देती है, तो उस पर फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो भी अप्लाई नहीं होगा। इस केस में फिर प्राइवेट कंपनी खुद के शेयर्स भी परचेज कर पाएगी। तो यहां पे लिखना, इफ प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइज दीज कंडीशंस, if private company satisfies these conditions, 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 then private company can purchase its own shares, then private company can, पहला है द कंपनी इज अ, ये तो क्या कंडीशन हुई? ठीक है साहब, कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। दूसरा पॉइंट क्या है? मेरी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स किसी और कंपनी ने ना खरीदे हुए हो, मेरी प्राइवेट कंपनी में किसी और कंपनी का कोई पैसा इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी हैज इन्वेस्टेड एनी मनी इन द शेयर कैपिटल ऑफ सच प्राइवेट कंपनी। पहली कंडीशन क्या हो गई? द कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड मनी इन द शेयर कैपिटल ऑफ सच प्राइवेट कंपनी। बोलिए आया? थर्ड कंडीशन क्या है?
कंपनी ने जो लोन लिया हो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सुनो क्या करना, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस कर लेना, प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 2 गुना, पेड अप शेयर कैपिटल का, मान लो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, 10 करोड़ का 2 गुना 20 करोड़, 20 करोड़ को कंपेयर करना 50 करोड़ से, और विच एवर इज करना लोअर, तो 20 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर 20 करोड़। तो प्राइवेट कंपनी ने जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए हुए हैं वो 20 करोड़ से कम होने चाहिए। द लोन्स obtained by private company from banks or financial institution should be less than twice of its paid up share capital or rupees 50 crores whichever is less। बोलिए आया? Yes, The sir. borrowings of such private company from banks or financial institution or any body corporate is less than twice of its paid up share capital or rupees 50 crore whichever is less। और लास्ट है, आपने लोन्स के रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना करियो, जो भी आपने बैंक वगैरह से लोन लिए इनके रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना करियो। सच अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग्स सबसिस्टिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 67। अगर ये 4 कंडीशन पूरी हो गई तो फिर प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेक्शन 67 अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी को ये अलाउड हो जाएगा कि वो अपने खुद के शेयर्स भी परचेज कर सकती है। बोलिए आया? पहला, द कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। दूसरा, नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड मनी इन द शेयर कैपिटल ऑफ प्राइवेट कंपनी। तीसरा, द बोरिंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और रुपीज 50 करोड़ विच एवर इज लेस। और लास्ट, देयर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच लोन्स जो भी थे एट द टाइम ऑफ सेक्शन 67, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 67। डन है क्या? यहां पे आके मेरी तरफ से फाइनली फिनिश होता है बेटा सेक्शन 63 which was issue of bonus shares and section 67 which was purchased by company of its own shares। I hope सबको आया होगा, बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. सभी स्टूडेंट्स को लगा थोड़ा बहुत आया जो पढ़ाया? कल का टारगेट है बायबैक कंप्लीट करना। बायबैक पे अब आइडियली याद रखना 3 ही सेक्शन है, 68, 69 और 70। ऐसे तो मुझे पता है कल नहीं होगा, फिर भी कोशिश करेंगे कि कल बायबैक जितना हो जाए कंप्लीट कर लें। वंस वी कंप्लीट बायबैक विच इज सेक्शन 68, 69 एंड 70, तो इस चैप्टर के 2 मेन पार्ट बचेंगे। एक तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन बचेगा